Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, this is the 9th class physics and the lesson number is 23 and this is of chapter number 4 and today's topic is MCQs and short questions and we just have to solve the initially 5 questions for this lesson. यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको आपके MCQs जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट आपका MCQs है स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस अ डैश. यानी अब हमने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है विच वन इज़ करेक्ट, अ टॉर्क, अ कपल, इक्विलिब्रियम और अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो हमारे MCQs हैं इसमें ये कुछ ये बताना चाह रहा है कि अगर दो जो हैं वो आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में इक्वल है और लाइन ऑफ एक्शंस भी डिफरेंट हैं, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या कपल प्रोड्यूस करेगा. तो स्टूडेंट जब लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास दो हों, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस हों, अनलाइक पैरेलल से मुराद है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हों और फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो स्टूडेंट दे कैन प्रोड्यूस अ कपल. So this is a correct answer. The part number 2 is the number of force that can be added by head to tail rule are. ऐसी कितनी हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जिनको हम हेड टू टेल रूल की मदद से जो है वो ऐड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द एडिशन ऑफ द फोर्सेस बाय द हेल्प ऑफ द हेड टू टेल रूल. हमारे पास दो हमने नॉर्मली डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर दो फोर्सेस हों तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई लिमिट नहीं है. ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट एनी नंबर. अगर लिमिट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी नंबर हो सकता है मोर देन 2. ठीक है. तो पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर. हमारे पास जो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के हमारे पास जो है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स जो है उनके कितने हैं. ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास एक फोर्स थी, हम उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते थे. नॉर्मली हम इनिशियल लेवल पर जो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं वो दो हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो हम यहाँ पर अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं 2. लेकिन हम फर्दर जब नेक्स्ट क्लासेस के तब मूव करते हैं तो हमारे पास अपने इंटरमीडिएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो है स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं कंपोनेंट्स की ये इंक्रीज़ भी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशंस हों तो हम उनके लिए फिर डिफरेंट जो हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनके ड्रॉ करते हैं. पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल. इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी. यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जब बात की जाए तो आपके जहन में फॉरन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला फार्मूला आना चाहिए और उसमें हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट का जो फार्मूला हमने ड्राइव आउट किया था दैट इज़ Fx is equal to F cos theta. तो you just have to substitute the value in the formula. आप यहाँ पर F की जगह पर 10 न्यूटन लिखेंगे, थीटा की जगह पर 30 लिखा जाएगा और यानी ये वैल्यूज़ कुछ यूँ बनेंगी Fx is equal to 10 न्यूटन cos 30 डिग्री. और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको आंसर मिलता है कैलकुलेशन के साथ वो है 8.7 न्यूटन. तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ, और फिफ्थ वाले में स्टूडेंट द गिवन डाटा इज़ अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय. कपल प्रोड्यूस कैसे होता है, कपल बनता कैसे है? कपल ऑफ फोर्सेस को जब हमने डिस्कस किया था तो आप याद रख लीजिएगा 2 इक्वल कि हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए इन मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए. तो ये कंडीशंस हम देखते हैं कि हमारे पास किस ऑप्शन में अवेलेबल है. पहली ऑप्शन में कहता है जी 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसी फोर्सेस जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो पैरेलल चाहिए थी. 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, नहीं, पैरेलल तो हो गई लेकिन यहाँ पर लाइक शो कर रहा है, हमें अनलाइक चाहिए. थर्ड है स्टूडेंट 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन. अब कहता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस हैं, उनकी डायरेक्शन यानी अनलाइक है और ऑन द सेम लाइन यानी एक ही लाइन पर है, तो ये भी नहीं. इसी तरह फिर हम ये कह सकते हैं 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन.
नॉट इन द सेम लाइन। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि हमें ये हमारा कंडीशन मिल जाती है कि कपल वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम इस चीज़ पर आते हैं, अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कि पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए, टू इक्वल उनका जो है वो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सेम लाइन पर नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हमारे पास फिर करेक्ट बनता है वो है हमारे पास पार्ट नंबर डी। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 पर अगर हम आए स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 6 है अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स डैश इज़। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हमारी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी जस्ट कंक्लूड दैट इफ़ देयर इज़ अ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन वी सेड दैट द बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या, कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें नॉन नेट फोर्स एक्ट हो रही हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले है हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, सेकंड है स्टूडेंट स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, थर्ड है स्टूडेंट हमारे पास स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, और इसी तरह फिर हमारे पास स्टूडेंट लास्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, डिस्टेंस भी ज़ीरो है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट की हालत में है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमने प्रॉपर आंसर इसका फाइंड आउट करना। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस बन सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलती है हमें उसके ऊपर हम इसको पॉइंट आउट करें। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे पास बात की जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद भी ये होता है कि हमारे पास जो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इनइक्वल टाइम इंटरवल के साथ था। ठीक है, यूनिफॉर्म से यहाँ पर मुराद स्टूडेंट ये होता है कि इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट बेस्ट ऑप्शन जो बनती है वो है एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। हम अपने एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म को जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेकेंडली स्पीड इज़ यूनिफॉर्म जो है हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा स्पीड इज़ यूनिफॉर्म हो जाने से भी हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन फिर नहीं प्रोड्यूस होता, और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो बॉडी भी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। इसी तरह एक और कंडीशन भी हमारे यहाँ ज़हन में आनी चाहिए जो हमने पीछे अपने इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में डिस्कस की थी, वो थी एक फिगर 4.28 जो पेज नंबर 98 पर थी। उसमें स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी अगर वेलोसिटी रुक जाए, टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी एक ही हो। मिसाल के तौर पर कांस्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी से मुराद है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 40 की स्पीड पर है तो वो 40 पर ही चलता जाएगा, 40 से 45 या 40 से 35 पर अप एंड डाउन नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस वक्त भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम मार्क करेंगे एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 7th MCQs है, और 7th MCQs में अगर आप देखें स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हैं अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़। हमारे पास ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब रहता है स्टूडेंट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो इसमें आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपने रिसेंटली पढ़ी थी अपने इस कि यहाँ पर देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर ये सर्कुलर शेप हैं, कोई हमारे पास बेस लाइन, कोई हमारे वर्टिसेस नहीं हैं। और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको ये बता दिया था कि हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारे पास यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यानी रेडियस चेंज ही ना हो, कोई हाइट के अंदर रेज ही ना आता हो किसी तरह से, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पोजीशन, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि जब सर्कुलर बात की जाती है ऑब्जेक्ट की न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेडियस ही चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो भी सेम रहती है। तो हम ये लिखेंगे फिर पार्ट नंबर सी कि कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। और लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है अ रेसिंग कार्स में आर मेड स्टेबल बाय। हमारे पास जो रेसिंग कार्स हैं उनको स्टेबल बनाया जाता है किस तरह से? बाय
इंक्रीजिंग देयर स्पीड, उनकी स्पीड बढ़ाकर, डिक्रीजिंग देयर मास, उनका वज़न कम करके, लॉरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करके, डिक्रीजिंग देयर विड्थ, और उसकी चौड़ाई कम करके। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखें कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, जब हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी कि ऑब्जेक्ट को हमने बैलेंस रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो हमें ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर रखना पड़ता है ताकि उसकी हाइट मेंटेन रहे, उसकी जो हाइट है उसमें किसी किस्म का कोई इशू या प्रॉब्लम ना आए, उल्टने के खदशात कम हो जाएं, उसकी जो डाउनवर्ड एरिया है, बेस लाइन है, उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो अवेलेबल है दैट इज़ पार्ट नंबर सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये स्टूडेंट आपके पास आपके एमसीक्यू से। अब हमारे पास कुछ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। वो हैं हमारे इनिशियल 4, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5। तो स्टूडेंट इनके आंसर्स भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर आपको रिटन फॉर्म के अंदर एज अ नोट्स जो है वो मैं आपको इनके शॉर्ट के जो आंसर्स हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, शो करवा देता हूँ और इंशाल्लाह समझा भी देते हैं। Student, this is the chapter number 4 and this is exercise questions. The first question we have in this exercise is define the following terms. And how could we define these terms as, हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न है। मैंने आपको पहले बताया था ऐसे क्वेश्चंस जो आपको खाली डिफ़ाइन करने का भी कहा जाए, ये हमारे लिए मस्ट होगा, हमें इसको कंपलसरी अपने लिए बनाना होगा कि हमें उनके फार्मूलाज, उनके यूनिट्स, उनकी एग्जांपल्स साथ मेंशन करनी हैं। ये हमारा एक इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा शो करते हैं, ठीक है। और आप जब ये चीज़ें याद रखते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, आपको डेफिनेशंस याद रखने में, यूनिट ड्राइव आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी डेफिनेशंस जिनके फार्मूला यूनिट्स हैं वो भी मेंशन होंगे, किसी की एग्जांपल है तो वो भी मेंशन होगी, और अगर किसी का कुछ नहीं है तो देन फिर हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डेफिनेशन तो लाजमी तौर पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिजल्टेंट वेक्टर। सो डेफिनेशन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी एंड इट इज़ डिस्क्राइब एट अ रिजल्टेंट वेक्टर इन इज़ अ सिंगल वेक्टर दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, ठीक है। और इसी तरह से ये एक और डेफिनेशन भी यहाँ मैंने मेंशन की है, शॉर्ट टर्म में आपको जो सूटेबल लगे आप वो याद कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर इज नाउन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। सेकंड ऑप्शन पे वी हैव टू डिफाइन द टॉर्क। Simply the turning effect of a force is called torque or moment of force. इसका फॉर्मूला स्टूडेंट T is equal to F cross L. This is a vector product. So हमने इसको क्रॉस के साथ मेंशन किया है। ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट ये आप इंशाल्लाह ताला अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे इनको फर्स्ट ईयर की बुक में। अभी हम उस बेसिक जो हमारे पास इसकी फर्दर डिटेल है उस पर हम नहीं जाते। आपने यहाँ पर F क्रॉस L लिखना है और यहाँ नीचे यूनिट में स्टूडेंट हमारे पास इसका यूनिट ड्राइव आउट होता है न्यूटन मीटर। स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखा जाए अब सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉज अ सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। यानी ये ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट है जिस पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करवाती है विदाउट एनी रोटेशन, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस किए बगैर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन स्टूडेंट लिखी है यहाँ पर जो आपको आपकी बुक में भी मिल जाती है। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन, अनलाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट ये आपको मैं ऑलरेडी मार्क भी करवा चुका हूँ आपकी बुक में से। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है टॉर्क एंड कपल। और अगर हम टॉर्क एंड कपल को देखें स्टूडेंट तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन। सबसे पहले हम इनको डेफिनेशन के लिहाज से इनको क्लासीफाई करेंगे। सेकेंडली स्टूडेंट यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा है कि टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम एक फोर्स चाहिए, लेकिन कपल प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम से कम 2 फोर्सेस चाहिए। इसी तरह टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ये हमारे पास कहाँ एग्जाम्पल इसके कहाँ है जहाँ पे जी हम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ द टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉप क्लॉक ऑफ वाटर टैप एंड टर्निंग डोर नॉब। और इसी तरह से इसके अंदर जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट ये बनती हैं स्टीयरिंग ऑफ व्हील, डबल आर्म स्पैनर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने साथ मेंशन कर दी। थर्ड ऑप्शन पे आपका जो क्वेश्चन है ये है जी स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिफरेंशिएट करें इन दोनों के लिहाज से। एक तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की मदद से भी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया। फर्स्ट पॉइंट में दोनों की डेफिनेशन मेंशन है। सेकंड पॉइंट के अंदर ऑन टिल्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज रेज्ड अप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को टिल्ट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ऑन डिस्टर्बिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप बॉडी को जितना मर्जी डिस्टर्ब कर लें, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज नहीं होता, उसकी हाइट चेंज नहीं होती, क्योंकि वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। एंड सेकेंड इज अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल हॉरिजेंटली ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और यहाँ हम लिखेंगे द रोलिंग बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही सिंपल है कि आप एक डेफिनेशन लिखें, एक एग्जाम्पल लिखें और एक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिहाज से इनको क्लासीफाई कर दें। इसी तरह इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो आता है पार्ट, वो है जी क्वेश्चन नंबर 4.4 एंड दिस इज़ हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प अस टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। इसके लिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कुछ स्टूडेंट, ताकि आपको ईजिली ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। हेड टू टेल रूल हेल्प्स to find the resultant of force. Method is given as, first of all, select a suitable scale and draw the representative line of the vector to be added. एक लाइन ड्रॉ करें स्केल की मदद से जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। ज्वाइन हेड टू फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड, और पहले वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर दें। इसी तरह नंबर 3, ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। और फिर आप इसके साथ ही एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ अटैच होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो हेड टू टेल रूल की एक डायग्राम यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग भी इसको क्लियर करके देख लें तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा कि हेड टू टेल रूल हम किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल, कि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया चीज़ों को कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको सेकंड के टेल के साथ अटैच किया, और जो रिजल्टेंट था उसकी टेल फर्स्ट के टेल के साथ और हेड सेकंड के हेड के साथ अटैच किया। सो दिस इज कॉल्ड द हेड टू टेल रूल। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज 4.5 एंड हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सिंपली हमारे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम उसके अलॉन्ग इनको जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। सो अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बाय ड्राइंग इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज़ टू सिंपल। तो ये हमारे पास हमारा आज का लेसन था, जिसमें आज हम लोगों ने अपने MCQs को और अपने कुछ इनिशियल जो हमारे 5 क्वेश्चंस थे शॉर्ट क्वेश्चंस उनको सॉल्व आउट किया। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।